Hello students, I'm your Shilpa Mein and taking your English subject. So I'm going to continue to your study. Today I'm going to teach you your lesson number 2, the sound of music. And it's part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Mind well, या फिर notice it, that listens to sound without hearing it. उसको सुने बिना, without hearing it, उसको सुने बिना वो ध्यान से म्यूजिक के साउंड को सुन रही है. ठीक है? How can it possible? This is our lesson. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति जो है वो ले ली है, पर इसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कुछ सबसे अलग है, ऐसा कुछ दिया है. What we hear, she feels. जो हम सुन रहे हैं वो महसूस कर रही है. Far more deeply than any of us. हम में से कोई जितना डीपली, जितनी गहराई से सुन सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा वो गहराई से फील कर सकती है, महसूस कर सकती है. That is why she expresses music so beautifully. और शायद इसीलिए वो संगीत को बहुत खूबसूरती से पेश कर रही है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Read the following account of a person. ठीक है? That means हम यहाँ पर जो स्टोरी दी है वो ध्यान से सुनो या फिर पढ़ो. Who fought, जो फाइट कर रहा है, जो लड़ रहा है अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि जो हैंडीकैप है उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं. एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसके जीवन को एक सफल कहानी बना रही है. ऐसी एक गर्ल की, ऐसी एक लड़की की, यानी कि एवलाइन ग्लेनी, उसकी एक कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिससे डिसेबल पीपल या फिर जो नासिपास हो जाते छोटी छोटी बातों में, ऐसे इंसानों को इसमें से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल सके, वैसी वाली कहानी है. आइए देखते हैं. रशवर क्राउड्स जोसल यानी कि धक्का मुक्की, एंड रशवर यानी कि व्यस्त समय में जो एक क्राउड था वो धक्का मुक्की कर रहा था. किसके लिए? फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे आ रही है. फॉरेन कंट्रीज में एज इट इज़ जैसे होता है वैसे. अ स्लाइट गर्ल्स माना स्मॉल एंड थिन, छोटी सी लड़की और एकदम दुबली पतली सी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. वैसे वो 17 ईयर की थी, 17 साल की, पर इससे ज़्यादा यंग दिखे, उससे छोटी दिखी, वैसी वाली थी, क्योंकि वो हाइट में भी छोटी थी और दुबली पतली थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड. वो थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड, उत्तेजित भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जैसे जैसे वो ट्रेन उसके नज़दीक आती है, उसकी वाइब्रेशंस महसूस कर रही है, वैसे वैसे वो थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी. नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो रॉयल एकेडमी जो म्यूज़िक क्लास था लंदन में, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जा रही थी. आगे हम देखते हैं. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. ठीक है? लंदन में वो जो प्रतिष्ठित एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी, वहाँ पर उसका फर्स्ट डे था. एंड डॉन्टिंग यानी कि फ्राइटनिंग, थोड़ा डर भी था उसको. ठीक है? मुश्किल भी था उसके लिए. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. ठीक है? जो कोई भी
और वो फ्राइटन इसीलिए हो रही थी क्योंकि आम टीनेजर जो आते हैं स्कॉटिश, वो जो छोटा सा कंट्री था और वहाँ पर फार्म यानी कि खेतीबाड़ी वगैरह वहाँ पर होता था, और वो लंदन जितना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा देश था, तो वहाँ से आने वाला कोई भी टीनेजर थोड़ा बहुत डरता है, पर ये सुन नहीं सकते थे, इसीलिए थोड़े ज़्यादा फ्राइटनिंग हो रही थी, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। पर ये जो एस्पायरिंग यानी कि महत्वाकांक्षी जो म्यूजिशियन थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बाकी सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी चैलेंज का वो सामना करने जा रही थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डिफ। क्यों सबसे ज़्यादा वो सामना करने जा रही थी बाकी सब टीनेजर की कंपैरिजन में? क्योंकि वो प्रोफाउंडली यानी कि हम इसे कहेंगे पूरी तरह से डिफ थी, यानी कि सुनने की शक्ति इसकी बिल्कुल नहीं थी। कम सुनाई देता हो उसको भी प्रॉब्लम होता है, पर ये तो कंप्लीटली डिफ थी, यानी कि बिल्कुल सुन नहीं सकती थी। इसीलिए इसके लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। अब देखो, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। धीरे धीरे करके, वो पहले से पैदाइशी ही नहीं थी डिफ, पर धीरे धीरे करके उसकी ये जो हियरिंग क्षमता है वो चली जाती थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, उसकी माँ को अभी भी याद है कि 8 साल की वो बच्ची पियानो खेलने के लिए, पियानो बजाने के लिए राह देख रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। ठीक है, बाकी बच्चे जो थे वो उसको बुला रहे थे, उसकी पेरेंट्स वगैरह उसको बुला रहे थे कि आओ अब पियानो बजाओ, पर उसमें कोई मोमेंट नहीं आई, वो मुड़े भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। तब उसकी माँ कहती है, मुझे रियलाइज़ हुआ, सिज इसाबेल ग्लेनी जो है वो उसकी मदर है, तो वो कहती है कि अचानक मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती, इसीलिए उसने मुड़कर देखा नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलाइन जो थी उसने अपनी जो डेफनेस थी कंसील, वो छुपाने का, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से छुपाने का उसने मैनेजमेंट कर लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a तो जैसे शुरुआत में तो उसने अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से ये अपनी जो डेफनेस है वो छुपाने का प्रयत्न किया, बट जैसे जैसे समय बीतता गया, वो 11 साल की होने लगी, उसके जो मार्क थे वो डिटीरियरेटेड यानी कि बिकम वर्स, धीरे धीरे वो खराब आते जाते थे, उसके जो मार्क थे वो धीरे धीरे खराब आते जाते थे। एंड इसकी जो हेड मिनिस्ट्रेस थी यानी कि लेडी हेडमास्टर, उसने अपने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको कोई जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, तब ये पता चला कि her hearing was severely impaired, उसकी impaired यानी कि क्या कहते हैं, उसकी जो नर्स थी ना, हाँ, उसकी जो नस थी ना, वो सुनने वाली, हियरिंग वाली, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी, और परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और धीरे धीरे करके वो मगज तक जो पहुँचती है ना, वो नस भी डैमेज हो गई। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी
fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. हाँ, उन्होंने ये कहा कि उसको हियरिंग एड्स यानी कि जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसकी सहायता, हियरिंग एड्स जो है ना उसकी सुनने का, जो आपने कभी किसी को देखा होगा कि कान में ऐसे लगाए हैं और वो मशीन के सहारे सुन रहे हैं, तो डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ हम उसको ऐसे हियरिंग एड्स लगाकर उसको रख सकते हैं, पर अब वो नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकती, उसको जो बैरामुंगावनी स्कूल होती है, बैरामुंगावनी, उसकी स्कूल में भेजना पड़ेगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सीज एवलिन, और एवलिन ने कहा कि इतना सुनते ही जैसे कि मेरी जो सारी रंगीन दुनिया थी, कितने एम थे, कितनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो सारी मेरी रंगीन दुनिया जैसे कि ब्लैक एंड वाइट हो गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर एवलिन बहुत ब्रेव गर्ल थी, वो छोड़ने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। पर उसने ऐसे निश्चय कर लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसका जो म्यूज़िक पर रस है, इंटरेस्ट है, उसको वो कंप्लीट करेगी, फुलफिल करेगी, उसको फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है और उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी xylophone बजाएगी। यहाँ पर साइड में पिक्चर दिया है, छोटे बच्चों के लिए ऐसे खेलने के लिए आता है xylophone। तो कलरफुल स्टिक थी, स्टिक ऐसे होती है कलरफुल, रेड, येलो, फिर ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे 5-7 कलर के अलग अलग ऐसे स्टिक आती है और एक नहीं जॉइंट किया हुआ xylophone आता है और एक स्टिक होती है, उससे इसको बजाना होता है, ठीक है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। वुडन वैसे वुडन होता है, पर छोटे बच्चों का खेलने का जो आता है ना वो एल्यूमिनियम वगैरह का होता है, ठीक है, हमने ऐसा देखा हुआ है। तो कहते हैं कि उसने भी डिसाइड कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, उसमें से बहुत ज़्यादा जो टीचर थे वो उसको नाशिपास कर रहे थे, उसको डिस्करेज, नाहिम्मत कर रहे थे। बट परक्यूशनिस्ट यानी कि जो बजाने वाला होता है ना, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम्स, ठीक है, और तबला और ड्रम बजाने वाला एक जो बंदा था उसका नाम था रॉन फॉब्स। तो रॉन फॉब्स था स्पॉटेड हर पोटेंशियल, यानी उसने उसको हिम्मत दी, उसको ताकत दी, यू कैन डू, ठीक है। जैसे उसका डिटर्मिनेशन देखा कि वो सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक है, तो ये जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने भी उसको हिम्मत दी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अलग अलग नोट पर से उन्होंने, नोट यानी कि ट्यून, अलग अलग ट्यून पर से छोटा वाला ड्रम और बड़ा वाला ड्रम उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और एवलाइन को कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी कि तुम्हारे कानों से ध्यान से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसको महसूस करो, कोई और रास्ते से, कोई और तरीके से इसको महसूस करना शुरू करो। सेज एवलिन ने कहा कि इन्होंने हमें ऐसा कहा, किसने? रॉन फॉब्स ने। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसने कहा कि अचानक मैं महसूस करने लगी कि जो बड़ा वाला ड्रम था वो मैं वेस्ट यानी कि हमारी कमर के ऊपर के हिस्से से इसको मैं महसूस कर रही थी, और वो छोटा वाला ड्रम था उसको मैं कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स को जैसे पता चला कि ये सही में महसूस कर रही है, तो फॉब्स ने भी वो ही एक्सरसाइज रिपीट की, बार बार रिपीट की कि सही में ये कर रही है या फिर उसको महसूस होता है, ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रही है। तो इन्होंने भी बार बार ऐसे रिपीट किया।
And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और एंड सून और बहुत जल्द एवलाइन डिस्कवर्ड, एवलाइन ने ऐसे ढूंढ निकाला कि शी कुड सेंस, उसको महसूस हो सकता है सर्टेन नोट्स, यानी कि कोई चौकस जो ट्यूनिंग है वो इसको महसूस हो सकती है इन अपनी जो बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट से वो महसूस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड. ठीक है, मैंने अपने दिमाग को खोलना शुरू कर दिया, सीख लिया, अपने दिमाग को मैंने खोलना सीख लिया. एंड बॉडी और अपनी जो शरीर है, अपना जो बॉडी है उसको खोलना मैंने शुरू कर दिया टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. वो जो धबकार होते, ध्रुजारी होती है, वाइब्रेशंस, उसको महसूस करने के लिए, और जो साउंड, जो म्यूज़िक आता है उसको महसूस करने के लिए मैंने अपना दिमाग और अपनी पूरी बॉडी को मैंने ओपन कर लिया. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी जो था वो कैसे कंप्लीट कर पाई मैं? मेरा एकदम पक्का जो निश्चय था उससे, और मेरा हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, उससे मैंने बाकी सब कर लिया. हाँ, पहले सीखा, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ओपन करना सीखा, वाइब्रेशंस को फील करना सीखा, साउंड को फील करना सीखा, ये सब मैंने सीखा. पर बाकी सब जो था वो मेरा पक्का निश्चय था और मेरी सख्त मेहनत थी, उससे मैंने हासिल कर लिया. अब आगे वो कहती है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड्स, यानी कि आगे ही आगे वो देखती रही, उसने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं. She toured the United Kingdom with her youth orchestra. ठीक है, शी टूर्ड, किसकी टूर की? टूर यानी मुसाफरी की इसने. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, यूके का उसने प्रवास किया विथ हर यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा यानी कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन. ठीक है, अलग अलग तरह के बजाने वाले, कोई ड्रम बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, कोई ऐसे मंजीरा बजाएंगे, ऐसे अलग अलग. ठीक है, अलग अलग जो म्यूजिशियंस होते हैं उसका जो पूरा ग्रुप होता है उसे हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं. तो उसके साथ उसने यूके की टूर की. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने निश्चय कर लिया कि वो संगीत को अपनी दुनिया बनाएगी. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने ऑडिशन दिया. ऑडिशन यानी कि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना, वो उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसमें कैपेबल हुई, और इतने ज़्यादा मार्क्स से, इतने ज़्यादा उसने स्कोर किया कि म्यूज़िक की जो एकेडमी थी उसमें हाईएस्ट मार्क उसने ऑब्टेन किए. She gradually moved from orchestral work to solo performance. और धीरे धीरे करके वो जो अपना ऑर्केस्ट्रा का वर्क था उसमें से वो सोलो परफॉर्मेंस में आ गई. सोलो यानी कि सिंगल, और ऑर्केस्ट्रा यानी कि ग्रुप में. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसका जो रॉयल एकेडमी का जो कोर्स था वो 3 साल का था. तो 3 साल के अंत में, एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने 3 साल में तो जो टॉप लेवल के अवार्ड्स होते हैं वो सारे अवार्ड उसने पा लिए. एंड फॉर ऑल दीज एवलाइन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलाइन वुडेंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी कि हीरोइक अचीवमेंट की जो हिंट थी वो कुछ भी, उसने कोई ऐसी हिंट पाई ही नहीं. बस जो भी हुआ वो नेचुरली होता गया. इफ़ यू वर्क हार्ड, और वो कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग, एक बार तुम सख्त मेहनत करते हो और तुम्हारा एम जो फिक्स हो चुका है, देन यू विल गेट दैट. तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो, पहुँच ही जाते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप.
और ऐसे ही वो भी टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और हेक्टिक जो था इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत व्यस्त, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इंटरनेशनल शेड्यूल जो उसका था, हेक्टिक यानी बहुत व्यस्त उसका जो था शेड्यूल, उसमें भी इसने ये बहुत सारे एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी कि बहुत सारे जो गाने बजाने वालों थे उन सब में इसने मास्टरी पाली। और सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, जो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें से उसने जो उसका व्यस्त जीवन था उसमें इंटरनेशनल शेड्यूल भी था शामिल, उसमें से भी टाइम निकाल के उसने बहुत अच्छे से सोलो परफॉर्मेंस भी करना शुरू कर दिया था। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग यानी कि सीक्रेट प्लान, ठीक है। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिंग फंक्शन, वो एक इंट्रीग्यूइंग यानी कि फैसिनेटिंग, ठीक है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। एवलिन का शो देखना ये भी एक क्यूरियसिटी होती थी, यानी कि वो एक लहवे की बात थी कि उसका शो हमने देखा है, इतना अच्छे से वो बजा रही थी। इट इज़ इंट्रिगेटिंग टू वॉच एवलिन्स फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है, बिना सुने एकदम कम मेहनत से वो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। वो देखना भी एक हमारे लिए प्राउड वाली बात थी, बाकी लोगों के लिए। इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, ठीक है। अब जो उसका इंटरव्यू लेने गए हैं वो कहते हैं, वो जर्नलिस्ट कहते हैं कि उसको सुनना ये भी एक प्राउड फील करने वाली बात थी। और हमारे 2 घंटे का जो डिस्कशन था उसमें शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विथ बशी बर्ड गिव मी ट्रबल, पर उसने ये कहा कि जो गाढ़ दाढ़ी रखता है ना, ऐसे इंसान मुझे बहुत मुश्किल में रख देते हैं। बिकॉज शी नोटिस लिपसिंग, ठीक है, वो लिपसिंग नोटिस करती थी और इससे वो शब्द पकड़ लेती थी। पर जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है उसके लिप्स ही नहीं दिखाई देते, उसके फेस एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाई देते, तो वो कैसे उसको फील कर सकती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैन विथ बिश बर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, और वो हंसती है। फिर कहती हैं इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि उसके लिप्स से उसको दिखाई नहीं देते थे। इट्स अ होल फेस, और उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता था, तो वो कैसे गैस कर पाती कि वो कौन सा वर्ड बोल रहे हैं। एस्पेशली द आइज़, और उसकी आइज़ भी ऐसे इसमें नहीं दिख पाती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट यानी कि क्या कहते हैं उसको, स्कॉट, ठीक है, उसका जो लहका, लिल्ट। तो वो फ्लोलेसली यानी कि कंटिन्यू बोल रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। उसने कहा कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की हुई तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। पर उसने ये एक्सप्लेन नहीं समझाया कि उसने फ्रेंच और बेसिक लेवल की जो जापानीज़ है वो कैसे सीखी। एज़ फॉर म्यूज़िक के लिए शी एक्सप्लेन करती है, इट
पॉज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि म्यूज़िक मेरी बॉडी के हर कोई पार्ट में, हर कोई हिस्से में छुपा हुआ है। पॉर माना रेड़बू, बराबर। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी जो स्किन है, स्किन के जो टिंगल है, टिंगल यानी कि कोशिश स्लाइड प्रिकलिंग, ठीक है, वो कण कण में, ठीक है, मेरी स्किन के, मेरी जो चमड़ी है उसकी जो रोम रोम है उसमें बसा हुआ है संगीत। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स, यानी कि मेरी जो गाल है उसके जो हड्डियाँ है उसमें है, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में है। म्यूज़िक मेरी बॉडी के हर कोई पार्ट में है। व्हेन शी प्लेज द xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसकी स्टिक का वो जो फिंगर टिप्स होती हैं, उंगलियों की आगे वाला हिस्सा, उससे वो महसूस करती है। बाय leaning against the drums, बाय leaning against the drums, यानी कि ड्रम्स के आगे जब वो जाती है, she can feel the resonances flowing into her body, तो उसकी पूरी बॉडी से वो ड्रम को महसूस करती है। बड़ा वाला जो ड्रम होता है उसको वेस्ट के ऊपर से, और छोटा वाला जो होता है उसको वेस्ट के नीचे से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़े के प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती है, शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने शूज़ निकाल देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके जो नंगे पाँव, उसके जो खुले पाँव होते हैं उससे वो वाइब्रेशंस को महसूस कर पाए। एंड अप हर लेग्स, और उसके लेग्स के ऊपर, अप हर लेग्स यानी जो नी के नीचे वाला जो हिस्सा है उससे भी वो म्यूज़िक को महसूस कर सके। इसीलिए वो लकड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर जब भी परफॉर्म करती है तो वो अपने जूते निकाल देती है। उसके बाद वो कहती है, नॉट superspressingly Evelyn delights her audience, ठीक है, नॉट superspressingly यानी कि उसकी जो ऑडियंस है उसको सुनते ही डिलाइट महसूस करने लगती है। वो ऊपर छल्लू नहीं, पर वो ऑडियंस भी जितनी गहराई से वो फील कर रही होती है म्यूज़िक को, उतनी ही गहराई से उसकी ऑडियंस भी फील कर रही है। नॉट superspressingly Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award, ठीक है, Soloist Award उसने जब पाया तब उसकी ऑडियंस को भी उसने ये सब महसूस कराया। Says मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम ब्लेड्स, जेम ब्लेड्स जो मास्टर है गाने बजाने वाले म्यूजिशियन का, वो कहता है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो सबसे पहले वाली लाइन थी वो यहाँ पर आती है कि जो जेम्स ब्लेड थे मास्टर परक्यूशनिस्ट, वो कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को भले ही ले ली हो, पर उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको दिया है। What we hear, she feels, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है, far more deeply than any of us, हम में से किसी से भी ज़्यादा वो महसूस कर सकती है। That is why she expressed music so beautifully, और शायद इसीलिए वो म्यूज़िक को, संगीत को इतने अच्छे से रजू कर सकती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic, ठीक है, एवलिन कन्फेस करती है यानी कि कबूल करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, यानी कि जो कामग्री कहते हैं ना, वैसे वो कामग्री है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे काम चाहिए। वो कहती है मुझे बस काम चाहिए, मैं ऐसी कामग्री हूँ, मुझे फालतू में बैठना अच्छा नहीं लगता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं यानी कि क्लासिकल संगीत वाले, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं वो जितनी मेहनत करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मेहनत वो करती हैं।
बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, पर उसके बदले में उसको जो कुछ मिलता है, जो अवार्ड वगैरह या उसके बदले में जो कुछ उसको मिलता है, उसकी मेहनत के बदले में, वो तो बहुत ही बड़ा है, एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा है। उसकी कंपैरिजन में मेरा हार्ड वर्क कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर उसके जो कंसर्ट्स होते हैं, लाइव कंसर्ट्स, इसके अलावा भी एवलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जेल में और हॉस्पिटल, दवाखाना में वो फ्री में ऐसे कंसर्ट्स करती है, यानी कि चैरिटी भी वो करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और प्राथमिकता, प्रायोरिटी यानी पसंद की वो उसको ज़्यादा देती है जो यंग म्यूजिशियंस है, उसको सिखाना, उसको ज़्यादा टाइम देना, प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देती है। एंड रिचलिन ऑफर बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो बेथोवन फंड के हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए, वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी, वो देख सकते हैं, वो देखते हैं दैट देयर इज़ नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो। ठीक है, यानी कि वो बच्चों को, डेफ बच्चे हैं, उनको वो महसूस करा रही हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते बच्चे, उनको वो ऐसे महसूस कराती हैं। अब जो हमारा लास्ट वाला 10th वाला जो टॉपिक है वो मेरा मिस हो गया है, यानी कि कट हो गया है, तो आप बुक साथ में रखना, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी जो है वो उसकी एज के जो अचीव करते हैं उससे डबल गुना उसने पा लिया है। उसी एज में जो नॉर्मल उसकी एज वाले होते हैं वो जितना पाते हैं, इससे डबल गुना उसने प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जो थी इससे भी वो बहुत आगे आ चुकी है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो ऐसा एग्जाम्पल देती है कि ये मूविंग होता रहता है। ठीक है, कोई एक ही परकशनिस्ट जो है वो हमेशा आगे रहता है ऐसा नहीं होता है, जो पीछे रहकर बचाने वाले होते हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है और वो भी कभी कभी आगे आके परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसा उसने प्रूफ कर दिया। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है, जो डिसेबल है, उनको उसने उनको इंस्पिरेशन दी है कि मैं अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उसको देखते थे लोग, वो कहते थे इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। डिसेबल जो पीपल थे वो उसको देख के इंस्पिरेशन लेते थे कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, और वो कम नहीं था। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये कम नहीं था कि इसने शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर, इसने बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आनंद मिलियन लोगों को दिया था। ठीक है, जबकि वो खुद डेफ थी। तो यहाँ हम पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, और पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।